हेलो एवरीवन। मेरा नाम रोहिणी यादव है। मेरा चयन 2023 की यूपीपीसीएस के थ्रू डिप्टी एसपी पद के लिए हुआ है और मैं फ़िरोज़ाबाद ज़िले से बिलोंग करती हूँ, सिकोवा टाउन से। तो जो अब मैं अपनी स्कूलिंग के बारे में बताती हूँ थोड़ा बहुत। मेरी स्कूलिंग मेरे होम टाउन से ही हुई है और मेरी हायर एजुकेशन भी मेरे होम टाउन से ही हुई है। अ, मैंने ग्रेजुएशन में बीए किया हुआ है और जियोग्राफी से, और पीजी में एमए जियोग्राफी से किया हुआ है। तो ये थोड़ा मेरे बारे में इंट्रोडक्शन था। अब मैं अपनी जर्नी के बारे में बताती हूँ। अ, मेरी जर्नी जो सिविल सर्विसेज के लिए है, इनिशियली मैंने यूपीएससी के लिए ट्राई किया था। तो मैंने 2019 में एक आगरा में कोचिंग ज्वाइन करी थी यूपीएससी के लिए। उसके बाद कोविड आ गया तो फिर मुझे अपने घर पे आना पड़ा और फिर मैंने अपनी तैयारी घर से ही कंटिन्यू करी। और मैंने यूपीएससी का एक अटेम्प्ट भी दिया और तभी मैंने पीसीएस के बारे में थोड़ा पढ़ा और तब मैंने उसका सिलेबस देखा तो मुझे बहुत सिमिलर लगा यूपीएससी से। तो फिर मैंने यूपीसीएस के लिए अपना फोकस कर लिया। उसके बाद मैं पूरी तरह से यूपीपीसीएस पे ही फोकस्ड हो गई और इसी के लिए मैंने अपने अटेम्प्ट दिए। तो जो मेरी जर्नी है वो बेसिकली मेरे घर से ही, मैंने कोचिंग में ज़्यादा समय नहीं दिया है, तो जो मेरी सेल्फ स्टडी है उसी के थ्रू हुई है। तो मैं अपनी जर्नी को 3 पार्ट्स में बाँटते हुए आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले हम प्रीलिम्स पे बात करते हैं क्योंकि इसका जो पहला स्टेज है वो प्रीलिम्स ही होता है। तो प्रीलिम्स पे हम सबसे पहले बात करते हैं। तो उसके लिए जीएस 1, तो जीएस 1 में हम सब्जेक्ट वाइज देखेंगे और मैंने कौन से सोर्सेज यूज़ किए वो मैं आपको बताऊँगी। तो अ, सबसे पहले हिस्ट्री। तो हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल भी था, तो इसलिए हिस्ट्री के लिए मैंने जो भी स्टैंडर्ड बुक्स थी वो फॉलो करी। जैसे एंशिएंट के लिए आर एस शर्मा है और मिडिवल के लिए सतीश चंद्रा, मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम। तो ये मैंने इन पर फोकस किया था। इसके अलावा एक ज्ञान चंद्र करके एक बुक थी, तो मैंने उसमें क्या था, एक एनसीईआरटी का समराइज फॉर्म समझ सकते हैं उसको। उसमें बहुत सारे फैक्ट्स थे, तो वो फैक्ट्स मुझे एक जगह मिल गए थे, इसलिए मैंने उसको भी फोकस किया हिस्ट्री के लिए। तो यही था हिस्ट्री के लिए तो मेरा सोर्स। इसके अलावा मैंने हिस्ट्री की घटना चक्र, मैंने घटना चक्र को फोकस किया प्रीलिम्स में काफ़ी ज़्यादा। तो हिस्ट्री के लिए भी मैंने घटना चक्र पढ़ी थी और मैंने घटना चक्र के कोई नोट्स नहीं बनाए थे। जो क्वेश्चंस मुझे नहीं आते थे वो मैं उसी को उस पे मार्क कर लेती थी अपने उसी बुक पे। और जब मैं दोबारा उसका रिवीजन करती थी तो उन क्वेश्चंस को ज़्यादा तवज्जो देती थी जो मुझे इनिशियली कम आ रहे थे। तो ऐसे मैंने अपना घटना चक्र किया। और जो भी फैक्ट्स होते थे तो मैं, जो ऊपर थोड़ी सी खाली जगह होती है तो उसमें भी नोट कर लेती थी। इसके अलावा फिर बात करते हैं पॉलिटी की। तो पॉलिटी के लिए तो जो सभी करते हैं एम लक्ष्मीकांत, मैंने भी वही फॉलो किया। और इसके अलावा मैंने इसके लिए अपनी जो कोचिंग ली थी तो क्लास नोट्स भी जो यूपीएससी के लिए थे वो फॉलो किए थे। और इसके लिए भी घटना चक्र देखा था बट इतना सीरियस नहीं थी इसके लिए मैं, क्योंकि मैंने एम लक्ष्मीकांत को बहुत अच्छे से पढ़ा था, तो इसका जो प्रॉपर था वो वही था। इसके अलावा ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी से मैंने अपना ग्रेजुएशन और पीजी कंप्लीट किया है, तो इसलिए इसमें मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। फिर भी मैंने इसके लिए एनसीईआरटी भी पढ़ी थी और मैपिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था। तो मैपिंग तो ज्योग्राफी के लिए बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि जो मैपिंग से हमारे कॉन्सेप्ट्स भी काफ़ी क्लियर होते हैं और इंटरेस्टिंग भी लगता है कि कौन सा प्लेसेस कहाँ पे हैं, नदियाँ, रिवर्स, माउंटेन्स वगैरह। तो मुझे अच्छी लगती है ज्योग्राफी, तो मैंने मैपिंग मैपिंग पे काफ़ी फोकस किया था। इसके अलावा क्लास नोट्स थे वो तो मैंने देखे ही थे। और अभी साइंस का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, जनरल साइंस। तो इसके लिए मैंने
लूसेंट का जो साइंस का पोर्शन था वो तीनों इसमें जो जिसमें कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों का पोर्शन मैंने लूसेंट से अपना करा था। इसके अलावा घटना चक्र, क्योंकि साइंस में ये पैटर्न है कि वो काफ़ी रिपीटेटिव क्वेश्चन होते हैं, तो मैंने इसमें अपना लूसेंट से किया था और अपना घटना चक्र से किया था। इसके अलावा इकोनॉमिक्स का भी मैंने लूसेंट से पोर्शन देखा था और एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स के लिए करी थी मैंने, क्योंकि मेंस के लिए भी ज़रूरी थी, तो मैंने एनसीईआरटी करी थी और मेरे क्लास नोट्स। तो इसके लिए मैंने इतना किया और इसके अलावा बचता है अब इन्वायरमेंट के लिए जो मेरे क्लास नोट्स थे वो मैंने फ़ोकस किए, घटना चक्र फ़ोकस की। मेरे पास एक एनसीईआरटी भी थी, आर एस शर्मा करके, आई थिंक रामदेव मिश्र करके है, रामदेव मिश्र, हाँ। तो मैंने उससे पूरी तो नहीं पढ़ी थी, बट कुछ सेलेक्टिव जो हमारे सिलेबस में है उसको मैंने फ़ोकस किया था, क्योंकि ये मेंस में भी है तो इसलिए मैंने इस पे फ़ोकस किया था। और ये तो स्टैटिक पोर्शन हो गया प्रीलिम्स के लिए। इसके अलावा हम देखें तो करंट का वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो इसमें हम देखें तो करंट के लिए मैं कहूँगी कि एक जो मंथली मैगज़ीन है वो ठीक रहेगा कोई भी। मैंने क्रॉनिकल जो मैगज़ीन आता है मंथली, मैंने उसको फॉलो किया था। उससे क्या है कि उससे हमारा मेंस में भी काफ़ी हेल्पफुल रहती है वो, और हम करंट इशूज़ से अपडेटेड रहते हैं, और जो भी है उससे हमारा एक अंडरस्टैंडिंग बोलेंगे वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप होती है। तो मैंने उसको अच्छे से करा था, मैं उसको मंथली फॉलो करती थी। न्यूज़पेपर भी करा, न्यूज़पेपर जो मेरा लोकल न्यूज़पेपर था मैंने वही किया। उसमें से मैं एडिटोरियल वाले सेक्शन पे फोकस करती थी। और वन लाइनर के लिए आप कोई भी यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं, वन लाइनर करंट अफेयर्स, क्योंकि जो पीसीएस है उसमें हम देखते हैं कि वन लाइनर ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे कि डेज पूछे जाते हैं, उसकी थीम पूछी जाती है। जैसे लास्ट प्रीवियस 22 वाले में जो पॉवर्टी डे वाला है उससे रिलेटेड उसकी थीम पूछी गई थी। और एक रिपोर्ट थी, आईएलओ ने रिपोर्ट जो पब्लिश करता है वो रिपोर्ट पूछी गई थी। तो और इवेंट्स होते हैं जैसे G20 से रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था। तो प्रीलिम्स में थोड़ा फैक्चुअल ज़्यादा होता है करंट का, और वेटेज तो है ही है, वेटेज तो लगभग 30 टू 35 क्वेश्चन है। और इस तरह से करंट के लिए मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। मैंने एक जेओ स्टडी करके है, उनकी परीक्षा खबरी करके एक आती है, आई थिंक डेली आती है, तो मैंने वो फॉलो करी थी। इसके अलावा एक इसका ईयरली भी कंपाइलेशन बहुत सारे यूट्यूब चैनल प्रोवाइड करवाते हैं, तो जब एग्ज़ाम होते हैं नज़दीक तो हम उन वीडियोज़ पे भी ध्यान दे सकते हैं। और आई दृष्टि तो सभी करते ही हैं, तो आई दृष्टि भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें थोड़ा-सा अच्छे से डिस्क्राइब करा होता है, और अब देख रहे हैं जैसे पैटर्न थोड़ा चेंज हो रहा है, तो वो फैक्ट से ज़्यादा थोड़ा-सा उसको एनालाइज़ करके भी पूछने लगे हैं। जैसे लास्ट ईयर भी एचडीआई इंडेक्स पूछा था, तो उसमें उन्होंने 2 स्टेटमेंट दिए थे, तो अब उसके लिए ज़रूरी है कि हम थोड़ा उसको डीपली पढ़ें, तो आई दृष्टि ठीक है उसके लिए। तो करंट के सोर्सेज़ तो मैंने आपको बता दिए, स्टैटिक पोर्शन भी बता दिया। और हाँ, पीवाईक्यू तो बिल्कुल, पीवाईक्यू बहुत इम्पोर्टेंट है। रिपीट भी होते हैं पीवाईक्यू, तो पीवाईक्यू तो हमें फ़ोकस करना ही है। लास्ट 10 इयर्स पीवाईक्यू जो मैंने तो जो एक बुक थी घटना चक्र की थी, उसमें लास्ट 10 इयर्स के थे, तो मैंने उससे फ़ोकस किया। उसके अलावा पूर्वालोकन तो मैंने किए ही थे। तो पीवाईक्यू अभी हम पीवाईक्यू का तो हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। जैसे हम देखें कि भले ही वो सीधे क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, बट उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो पीवाईक्यू इम्पोर्टेंट है। इससे क्या है, हम एलिमिनेशन जो मेथड होता है वो भी हमारा डेवलप हो जाता है। हम जब कोई भी नया क्वेश्चन आता है और हम इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होते हैं, तो हम उसमें ना एलिमिनेट करने में हमें आसानी होती है। हम उन क्वेश्चंस को ना, जो भी हमें होते हैं कि नया क्वेश्चन है उसको कैसे अटेम्प्ट करें, तो उसमें ना पीवाईक्यू हेल्पफुल रहता है कि हम उसको एलिमिनेट कर देते हैं ऑप्शंस को, और हमारे जो क्वेश्चन है उसका सही होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ये तो था प्रीलिम्स जो जीएस 1 के लिए जो मैंने अपना फोकस किया, वो सब मैंने रिसोर्सेज आपको बताए, स्टैटिक पोर्शन बताया, करंट पोर्शन बताया।
इसमें कुछ छूट रहा है आई थिंक। हाँ, यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल तो अब तो 2 नए पेपर ऐड हो गए हैं मेंस में, तो अब और ज़्यादा फोकस करके पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए अब तो इसकी डीपली स्टडी करनी ही है। अदरवाइज़ मैंने परीक्षा खबरी की एक पतली सी बुक आती है, वो फॉलो करी थी, और उससे मुझे यूपी का जो फिज़िकल जो भी इसकी ज्योग्राफी से रिलेटेड है या जो हिस्ट्री है, वो मुझे उसका आइडिया एक अच्छा हो गया था। तो उसके बाद जब पेपर 5th और 6th ऐड हुए, तो इन्हें तो अब तो बहुत अच्छे से ही पढ़ना है, तो डीप स्टडी करनी है। और तो यूपी स्पेशल हुआ, अब मैं सीसेट। तो सीसेट में सबसे पहले 4 पोर्शन है, जिसमें हमको कम्युनिकेशन है, इंग्लिश है, मैथ्स है, रीजनिंग है। तो अगर आप इसमें कम्युनिकेशन मुझे सबसे ईज़ी लगता है, क्योंकि ये बहुत बेसिक सा होता है, हम इसे थोड़ा-सा भी अपना दिमाग लगाएँ तो हम इसे कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन पे मैंने ज़्यादा कुछ तो नहीं किया, बस सीसेट के लिए ही बता रही हूँ। पीवाईक्यू मैंने फॉलो किए थे, उसमें कम्युनिकेशन के क्वेश्चन आप देखना बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, तो आप पीवाईक्यू करें। अब इसके लिए रिसोर्सेज़ तो यही है कि मैंने ऑनलाइन देखा था। ऑनलाइन आप सर्च करेंगे, आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएँगे, तो आप इसके लिए ऑनलाइन ही देखें। तो आप इसे ऑनलाइन कर सकते हैं। इसमें कम्युनिकेशन वाला पोर्शन मुझे ईज़ी लगता है, क्योंकि ये आप थोड़ा कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन इसको हल कर सकते हैं, तो ये ठीक है। बाकी मेरी हिंदी ठीक है, तो मुझे हिंदी वाले पोर्शन में कोई दिक्कत नहीं हुई। हिंदी वाले मेरे काफ़ी सही होते थे। बाकी मेरी इंग्लिश में मेरी ठीक है, तो मुझे इंग्लिश वालों में भी थोड़ा बहुत ठीक हो जाता था मेरा। और रीज़निंग के तो आप बेसिकली कैलेंडर कर लीजिए, और क्लॉक से रिलेटेड हैं जो क्वेश्चन वो कर लीजिए, और जो टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन हैं मैथ्स में, वो थोड़े देख लीजिए। ईज़ी से टॉपिक हैं, ये कर सकते हैं। डाइस के क्वेश्चन हैं, तो ये थोड़े बहुत देख सकते हैं। अगर आपका मैथ्स बिल्कुल ही ठीक नहीं है, तो आप फिर हिंदी, इंग्लिश और कम्युनिकेशन वालों पे फ़ोकस कीजिए। आप इसको कर सकते हैं अच्छे से। सीसेट में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और पीवाईक्यू तो ज़रूर लगाइए, पीवाईक्यू बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सीसेट पीवाईक्यू से कर सकते हैं, अगर आप बहुत अटेंटिवली पीवाईक्यू कर रहे हैं, आप तो कर सकते हैं इसको। तो मेरी प्रीलिम्स के लिए तो यही था कि मैंने जो अपने क्लास नोट्स थे उनको प्रेफ़र किया था, और उसके बाद जो भी मेरी जो स्टैंडर्ड बुक्स थी उनको भी फ़ॉलो किया। एनसीईआरटी को मैंने हर सब्जेक्ट के लिए तो नहीं किया, जैसे ज्योग्राफी के लिए किया, इकोनॉमिक्स के लिए किया, तो एनसीईआरटी का मेरा ये था। और मैंने एनवायरनमेंट के लिए भी एनसीईआरटी देखी थी। इसके अलावा मंथली मैगज़ीन करंट के लिए फ़ॉलो की। और यूट्यूब के जो भी आप यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं जो आपको डेली क्विज़ेज़ भी देते हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप ये ईयरली भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल पूरा कंपाइलेशन करके देते हैं, तो आप उस वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। बार-बार देखिए, तो इससे क्या है, जो क्वेश्चन है वो आपकी मेमोरी में आ जाते हैं और आप उन्हें सही कर लेते हैं एग्ज़ाम हॉल में। और हाँ, टेस्ट सीरीज़ प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज़ ज़रूरी है बिल्कुल। इससे क्या है कि हमारे एक वो आ जाता है कि हम एग्ज़ाम हॉल में बैठ के 2 घंटे में पूरे 150 क्वेश्चन्स अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। तो एक आइडिया हो जाता है कि हमें कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, और कितने टाइम में करने हैं, और हमारे कितने एक्यूरेसी कितनी है, तो हमें एक आइडिया हो जाता है। इसलिए हमें ये टेस्ट सीरीज़ भी अटेंड करनी चाहिए। और बिगिनर्स के लिए तो बिगिनर तो यही है कि अगर आप अभी अपने ग्रेजुएशन के फेज़ में हैं, तो आप बेसिकली एनसीईआरटी से ही शुरू करें। एनसीईआरटी पढ़ें, थोड़ा बहुत अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप करें, और इसका सबसे पहले आप सिलेबस प्रीलिम्स का, मेंस का प्रिंट आउट निकाल के रखिए, और सिलेबस को काफ़ी अच्छे से उसको बार-बार देखिए, सारे पॉइंट्स अपनी मेमोरी में रखिए। और तो ये था मेरा प्रीलिम्स के लिए मेरी स्ट्रैटेजी। और मैंने जो प्रीलिम्स पे टेस्ट सीरीज़ पे फ़ोकस किया, वो लास्ट
2 मंथ्स में मैं बिल्कुल फ़ोकस करती थी और मैं देखती थी कि जो क्वेश्चंस मुझसे नहीं आ रहे हैं, मैं उनको कहीं नोट डाउन कर लेती थी। क्योंकि मैंने अपने घर पे ही रह के तैयारी की, तो मैंने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ ही प्रेफ़र करी थी, तो मैं ऑनलाइन ही करती थी। आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से मिल जाएगी, बहुत फ्री इनिशिएटिव भी होती हैं, तो मैं उनको भी अटेंड करती थी और देखती थी मैं कितने क्वेश्चंस सही कर पा रही हूँ। उसी हिसाब से मैं अपना इसको करती थी। प्रीलिम्स के बाद अब हम आते हैं मेंस पे। तो मेंस के लिए जैसे हमें पता है कि जैसे प्रीलिम्स होता है, उसके बाद 2 से 3 महीने हमें मिलती है मेंस के लिए, हम उसमें अपने मेंस पे फोकस करते हैं ज़्यादा। तो हमें मेंस के लिए सबसे पहले 8 पेपर होते हैं इसमें, एक हिंदी, एक ऐसे और जीएस के 6 पेपर्स। 2 पेपर अभी नए ऐड हुए हैं यूपी स्पेशल। तो मेंस में जो जीएस 1 है उसके लिए मैंने पहले भी बताया आपको कि हिस्ट्री के लिए तो मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री था, तो मैंने वही अपनी स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करी। तो उसमें हिस्ट्री वाला पोर्शन मेरा उससे कंप्लीट होगा। और मैंने हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी, क्योंकि जो बुक्स हैं, मैंने एक बताया आपको ज्ञानचंद की है, वो समराइज्ड रही है हिस्ट्री की, तो मैंने उसको फॉलो किया था। इसके अलावा जो ज्योग्राफी वाला सेक्शन मैंने एनसीईआरटी से कंप्लीट किया था, और जो मेरी ग्रेजुएशन में जो मेरी बुक्स थी वो मैंने फॉलो की थी। तो मेरा हिस्ट्री ज्योग्राफी वाला पोर्शन उससे कंप्लीट हुआ था। और जो सोसाइटी वाला सेक्शन होता है वो मैंने यूट्यूब के माध्यम से भी कंप्लीट किया था, प्लस अपने क्लास नोट्स। और इसमें क्या है कि जो सोसाइटी वाला है ना, वो करंट से बहुत ज़्यादा लिंक होता है, इसलिए मैंने जो क्रॉनिकल मैगज़ीन आती है उसमें सेक्शन वाइज दिया होता है। तो मैं उसमें जो सोशल इश्यूज़ वाला जो सेक्शन होता था उसको काफ़ी अच्छे से पढ़ती थी, और उसको ना एक शॉर्ट फॉर्म में नोट्स टाइप बनाती थी, ताकि मैं कुछ वहाँ से डेटा कलेक्ट कर लूँ, जैसे क्राइम अगेंस्ट वुमेन हुआ, और ये जो भी ऐसी चीज़ें हैं उनके रिलेटेड थोड़ा थोड़ा मुझे ऐसा कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स मिल जाएँ, कोई कमेटी बनी है तो उसकी रिपोर्ट वगैरह कुछ मिल जाए, तो मैं ऐसे करके ऐड ऑन भी करती थी अपने नोट्स में। सोसाइटी के लिए मैंने क्रॉनिकल मैगज़ीन का जो सोशल सेक्शन होता है ना, सोशल इश्यूज़ वाला सेक्शन, वो फॉलो किया था। और ज्योग्राफी का मैंने आपको बता दिया, हिस्ट्री का भी बता दिया। तो जीएस 1 तो कंप्लीट। और जीएस 2 के लिए, पॉलिटी के लिए तो मैंने यही लक्ष्मीकांत, पॉलिटी का कॉन्स्टिट्यूशन उसी से कंप्लीट हो गया था। गवर्नेंस के लिए मैंने अपने ऑनलाइन नोट्स बनाए थे, और उसके अलावा क्लास नोट्स थे उनको भी फॉलो किया था। आईआर के लिए जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो आपको होनी चाहिए, मतलब आपकी जो नेबर कंट्रीज़ हैं उनके बारे में, थोड़े बहुत ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे बिम्स्टेक हुआ, आसियान हुआ, या जो अभी नए नए बन रहे हैं, क्वाड है, ITU2 है, तो इनके बारे में, क्योंकि अभी ये करंट में रहते हैं ना, तो जैसे G20, तो इनसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, तो इसको फोकस करें। जैसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, इस बार भी इसमें G20 के बारे में भी पूछा गया था। और इसके अलावा जो भी हमारे नेबर कंट्रीज़ हैं, साउथ एशिया है, उससे जो भी इंडिया के रिलेशंस हैं वो कैसे हैं, तो ये होना चाहिए। इसके अलावा इंडिया यूएस रिलेशनशिप, इंडिया रसिया, इंडिया फ्रांस, ये इन सब पे भी पूछा जाता है। ये थोड़े जो भी चर्चा में रहते हैं उनके साथ भी पूछा जाता है। जैसे लास्ट ईयर आई थिंक इंडिया यूएस से रिलेटेड पूछा गया था, उससे पहले इंडिया रसिया और इंडिया नेपाल ऐसे करके पूछा गया था, क्योंकि नेपाल और इंडिया का वो इशू था बीच में, वो काला पानी वाला, और वो उसने अपना नया जो मैप था वो पब्लिश किया था उससे रिलेटेड। तो आईआर बेसिकली करंट बेस ही है, तो इसके लिए भी मैं जो क्रॉनिकल मैगज़ीन थी उसका आईआर वाला सेक्शन मैं फोकस करती थी। उससे क्या है कि एक तो आपको उसमें जो एक स्टैटिक पोर्शन भी उसमें क्लियर हो जाता है कि हमारे हिस्टोरिकल इससे रिलेशनशिप कैसे रहे हैं इस कंट्री के साथ। उसके अलावा अभी क्या रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं, तो क्रॉनिकल मैगज़ीन, कोई भी मैगज़ीन आप कर सकते हो। मुझे क्रॉनिकल अवेलेबल थी तो मैंने क्रॉनिकल को फोकस किया। ऐसा नहीं है कि आप क्रॉनिकल ही करें, आपको जो अवेलेबल हो आप कर सकते हैं, बहुत सारी मैगज़ीन्स हैं मार्केट में, तो उसको आप कर सकते हैं। मैंने ये वाला सेक्शन उसी से किया था। और गवर्नेंस तो मैंने आपको बताया ही, ये ऑनलाइन और मेरे क्लास नोट्स से उससे फोकस किया। इसके अलावा जो जैसे इसमें गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं GS 2 में, तो वो
मैंने जो भी अपना करंट था उससे अपडेट रखा और अपना एक छोटा-सा कुछ नोट करते जाइए, शॉर्ट नोट्स टाइप बनाते जाइए, जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है क्योंकि ये प्रीलिम्स में भी ज़रूरी होती हैं, तो बस ये वहाँ से किया। इसके अलावा जीएस थर्ड जीएस थर्ड में इकोनॉमिक्स के लिए एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के अलावा इसके लिए जो भी इसके लिए सबसे पहले तो आपको सिलेबस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, सिलेबस का हर पॉइंट। उस हिसाब से आप गूगल भी कर सकते हैं, गूगल करके जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, इन पे ना मोस्टली हर साल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे हर साल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन्हें तो आप और अच्छे से प्रिपेयर करके रखिए। तो आप गूगल की हेल्प ले सकते हैं, उनसे भी बना सकते हैं अपने नोट्स। और मैंने इसके लिए जो प्रीलिम्स में अपना रखा था, लूज़ एंड से क्या है कि फैक्ट्स इकट्ठे हो जाते हैं, तो फैक्ट्स भी काम आते हैं मेंस में, तो वो भी था। इसके अलावा एनसीईआरटी से एक बेसिक डेवलपमेंट आपकी होती है, किसी भी अंडरस्टैंडिंग होती है किसी भी टॉपिक पे, तो उसे भी फोकस किया। और इसके अलावा अब आ गए डिजास्टर मैनेजमेंट में। इसमें क्या है, इसमें भी आपको करंट से थोड़ा वो रहना चाहिए, जैसे कि इससे हर साल ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफ़ी ठीक होते हैं, इसे लिखने में भी आसान होता है इसका क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। तो मुझे लग रहा है इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और क्योंकि ये छोटे छोटे पोर्शन है बट इन पे काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है इनका, तो आप इसको कर सकते हैं। मैंने इसके लिए क्लास नोट्स ही फॉलो किए थे, और जैसा कि मैंने बताया मैं क्रॉनिकल फॉलो करती थी एक मैगज़ीन, तो उस मैगज़ीन से क्या है, उसमें हर पोर्शन का दिया होता है, तो जो भी रीसेंट डेवलपमेंट होते हैं आप उसको कर सकते हैं, उससे अपना रिलेट कर लीजिए, थोड़े छोटे-छोटे नोट्स बना लीजिए। कुछ कीवर्ड्स होते हैं उसको नोट करके रखिए, उसको अपने जो मेंस के आंसर्स लिख रहे हैं उसमें ऐड ऑन कर दीजिए। तो इसमें ये है कि आपको थोड़ा नंबर ज़्यादा मिलने के चांसेस रहते हैं। सिक्योरिटी के लिए भी मैंने अपने क्लास नोट्स ही फॉलो किए थे, और इसके लिए मैंने जो मेंस का था ना, मैंने उसका पीवाईक्यू पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। तो जैसे मैंने क्वेश्चन देखे, जो टॉपिक्स ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, बार-बार पूछे जा रहे हैं, उनका मैंने गूगल की हेल्प से अपने खुद के नोट्स बनाए और क्लास नोट्स में भी हेल्प करी। तो इस तरह से मैंने अपना जीएस 3 अपना रेडी किया। जीएस 5th, हाँ, इसमें मैंने क्या है, एक मुझे टेलीग्राम पे एक फ्री पीडीएफ था कोई, मेरे को याद नहीं वो किन सर के नोट्स थे, बट काफ़ी अच्छे नोट्स थे वो मैंने फॉलो किए। और इसके अलावा जो मेरे क्लास नोट्स थे वो, और लक्ज़िकन की बुक मैंने पूरी नहीं पढ़ी है, बट हाँ मैंने उसको देखा, जैसे जो टॉपिक्स मुझे नहीं आ रहे हैं या जिन जिन टॉपिक्स पे मेरा कंटेंट नहीं है, तो उसके लिए मैंने उस बुक को फॉलो किया था और अपने एक शॉर्ट्स नोट्स बनाए थे। तो ऐसे करके इसमें 2 होते हैं कि एक केस स्टडी भी इम्पोर्टेंट होता है इसमें जीएस 4 में। तो केस स्टडी ज़्यादा नहीं आती, 3-4 आते हैं। तो इसके लिए आप ज़्यादा परेशान ना हो, केस स्टडी के लिए आप यूपीएससी की जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं ना, आप उन्हें ही देख लीजिए, उनसे हो जाएगा। आप उन्हें सॉल्व करेंगे तो आप इसकी केस स्टडीज़ बहुत आसानी से कर लेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा वेटेज भी नहीं है, उसका 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं आते। तो इसके लिए आप इसको कर सकते हैं। अब जीएस 5th और 6th ये नए-नए ऐड हुए थे, तो इसके लिए तो ये था कि मार्केट में बहुत सारा कंटेंट आ गया था, बहुत सारे पब्लिकेशंस ने अपनी-अपनी बुक्स निकाली थी। तो यही था कि अब क्या पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें। तो मैंने इसके लिए कोई कोचिंग तो नहीं करी थी, मैंने खुद ही तैयार करा था ये। मैंने बुक्स ली थी, एक यूथ पब्लिकेशंस की थी, उसमें क्या था, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में भी था और एक टॉपिक वाइज़ भी था। 2 बुक्स थी इसकी। और इसके अलावा जो अभ्युदय योजना है गवर्नमेंट की, तो उसने अपने नोट्स निकाले थे, तो वो नोट्स काफ़ी हेल्पफुल थे। उसमें एक डेटा अच्छे से दिया हुआ था, तो और टॉपिक वाइज़ भी थे, तो आपको जो भी टॉपिक मुझे यूथ पब्लिकेशंस के ठीक नहीं लग रहे थे, वो मैंने उससे करे थे। इसके अलावा एक करण इंस्टीट्यूट की भी एक मेरे पास बुक थी, तो मैंने उसको भी फॉलो किया और उससे भी अपने एक नोट्स बनाए। तो इसके लिए मेरा यही था 5th और 6th के लिए। और गवर्नमेंट की साइट्स, उससे तो जैसे यूपी से ही रिलेटेड है, तो यूपी गवर्नमेंट की कैसी क्या स्कीम्स हैं, क्या-क्या चल वो है, गवर्नमेंट क्या-क्या इनिशिएटिव ले रही है, तो वो मैंने इसमें करा अपना। एक होता है ना वैल्यू एडिशन टाइप, तो ये इसके लिए गवर्नमेंट साइट्स ठीक है, आप एक एक्यूरेट डेटा मिल जाता है आपको वहाँ से।
आप कर सकते हैं उसको। तो इसके अलावा मेरा यही था पेपर 5th और 6th के लिए। आप ऐसे के लिए, तो ऐसे के लिए क्या है, जब आप जीएस के लिए इतना पढ़ लेते हैं ना, आपने जीएस कंप्लीट कर लिया अपना, काफ़ी आपने ऑलमोस्ट पोर्शन पढ़ लिया है, तो एक आपकी जो थिंकिंग होती है ना वो डेवलप हो जाती है। फिर आपको ऐसे में इतना ज़्यादा इशू नहीं होता है। आप कर सकते हैं ऐसे कि उसमें थोड़ा प्रैक्टिस करिए लिखने की, तो ऐसे आ जाता है। ऐसा नहीं है कि पहली बार लिखेंगे तो उसी से आपको एकदम परफेक्ट ऐसे में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको उसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने भी काफ़ी प्रैक्टिस करी थी ऐसे की। बेसिकली इसमें करंट बहुत इम्पोर्टेंट होता है ऐसे में। जैसे कि मैं लास्ट ईयर की बात करूँ तो इसमें भी 2 सेक्शन, तो उससे 3 ऐसे पूछे जाते हैं इसमें, और उसके लिए आपको 1-1 घंटा मिलता है, तो 3 घंटे में आपको 3 ऐसे लिखने होते हैं। तो मेरी जो स्ट्रैटेजी थी ऐसे के लिए वो यही थी कि मैं सबसे पहले अपना तीनों में से जो मुझे सबसे ज़्यादा जो अच्छा लगता था, मैं उस टॉपिक को चूज़ करती थी, और उसके बाद मैं उसमें अपने जो आंसर कॉपी होती है ना, उसके पीछे आपको रफ के लिए जो मिलता है पेज, उसमें मैं अपना एक ड्रॉ करती थी कि मैं क्या इसमें क्या-क्या लिखूँगी, क्या-क्या मुझे ऐड करना है। तो इसके लिए मैं अपना एक लेआउट बना लेती थी। जैसे हर एंगल पता होना चाहिए आपको, कोई भी आप ऐसे लिख रहे हो, तो आपको उसका सोशल एंगल भी पता होना चाहिए, इकोनॉमिक एंगल भी पता होना चाहिए। आप उसे जो एनवायरनमेंट है उससे भी रिलेट करें, लीगल उसका एस्पेक्ट क्या हो सकता है वो भी बताएँ। उसके जो जितने भी एस्पेक्ट्स हैं आप सबको वो करें, उसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या हो सकता है, सबको ऐड ऑन करें। तो क्या है, इससे आपका जो ऐसे है उसमें भी ऐसे ही नहीं, इसे आंसर राइटिंग के लिए भी कर सकते हैं। इसमें क्या है कि जो आंसर या ऐसे है आपका वो मल्टी डायमेंशनल हो जाएगा, और वो आपने उसमें उसके सारे जो एस्पेक्ट्स हैं वो क्लियर किए होंगे। तो इससे क्या है कि आपकी जो थिंकिंग है उसका पता चलेगा कि किस आप इसको किसी भी टॉपिक के बारे में किस-किस एंगल से सोच सकते हैं। इसके अलावा आप थोड़े उसके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उसे भी डाल सकते हैं, क्योंकि पर नेगेटिव के साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम अगर नेगेटिव पॉइंट्स जो भी हम डाल रहे हैं, उसका हमें सॉल्यूशन भी पता हो। तो उसमें ये क्या है, इसको हम क्रिटिकली एनालिसिस बोलते हैं कि हमने इसकी कुछ खामियाँ भी दिखी तो वो हमने बताई, इसके साथ-साथ हमें इसके सॉल्यूशंस भी हैं, तो हम इस पे काम करें तो इसको सुधारा भी जा सकता है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट्स जो स्टेप ले रही है, हम उसको भी कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि सारी कमियाँ ही हैं। हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी प्रतिबद्ध है इन सबको कमियों को दूर करने के लिए, तो ऐसे करके हम इसको अपना कर सकते हैं। इससे क्या है कि जो हमारा ऐसे होगा या आंसर होगा वो एक मल्टी डायमेंशनल होगा, उसमें हमने बहुत सारे एस्पेक्ट्स कवर किए हुए होंगे। तो मेरी ऐसे के लिए यही था कि मैंने ऐसे के लिए स्पेशल कुछ नहीं, न्यूज़पेपर्स के मैं जो एडिटोरियल पढ़ती थी, उससे क्या है कि आपको एक डाटा मिल जाता है काफ़ी सारा, तो आप उसे अ, अपने ऐसे में कोट कर सकते हैं। इसके अलावा कोटेशंस काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। अ, आप ऐसे को किसी कोटेशन से शुरू कर सकते हैं, और तो कोटेशन से थोड़ा उसमें इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है आपका, तो आप उससे शुरू करें ऐसे लिखना। इसके अलावा एक ऐसे को हम किसी रिपोर्ट के उससे भी वो कर सकते हैं, जैसे आप महिलाओं पे कोई लिख रहे हैं ऐसे, अ, महिला शिक्षा हुआ, जो कुछ भी हुआ, तो उससे रिलेटेड जो भी आंकड़ा है कि जो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है वो कम है, इस टाइप से चीज़ों को ना थोड़ा फैक्ट बेसिस पे अपना रिप्रेजेंट करें, तो उससे क्या है कि आपका इम्प्रेशन है वो अच्छा पड़ेगा और आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। इसके अलावा हिंदी, हिंदी के लिए जो मैं मेरा मीडियम है वो हिंदी है, तो हिंदी में मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, तो मेरी मेरी हिंदी अच्छी है। तो उसके लिए जो गद्यांश वाला पोर्शन होता है, उसमें मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, तो उसके लिए मैंने पीवाईक्यू बहुत अच्छे से किया, और पीवाईक्यू से एक आइडिया मिलता है आपको, क्योंकि मैंने आई थिंक शिल्पी और यूथ का, हाँ, इन दोनों का ही पीवाईक्यू ले रखा था। वो सॉल्व पीवाईक्यू था, तो उसमें क्या है कि आपको एक मॉडल आंसर टाइप मिल गया था। तो उससे मैं अपना लिखती थी, फिर मैं देखती थी कि इन लोगों ने कैसे लिखा है, किस टाइप से इन्होंने अपना मॉडल आंसर दिया है।
तो मैंने गद्यांश के लिए और जो प्रिसाइज़ करने के लिए आता है उसके लिए वही फ़ॉलो किया। इसके अलावा उसमें एक टाइटल भी पूछता है, तो टाइटल के लिए भी मैं देखती थी कि ये लोग टाइटल किस टाइप से लिख रहे हैं, कौन से की पॉइंट्स ढूँढ रहे हैं जिन्हें ये टाइटल में यूज़ कर रहे हैं। जब ऐसे करके आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे ना, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हमें किस गद्यांश का कौन-सा टाइटल रखना है। तो इसके लिए मेरी यही था कि मैंने पीवाईक्यू पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया था और बार-बार लिखा था। इससे एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है और आप अच्छा लिख सकते हो। इसके अलावा पत्र लेखन, ये तो पूरा प्रैक्टिस पे अपना डिपेंड करता है। सबसे पहले इसके लिए आप एक पत्र लेखन के लिए एक प्रॉपर इसका होता है, लेआउट होता है कि कौन-सा शब्द है, कौन-सा कहाँ पे तुम्हें यूज़ करना है, क्या कैसे करना है, प्रॉपर इसका हमें ध्यान देना होता है। तो उसी हिसाब से मैंने इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी थी, बार-बार लिख के देखा था। जो इसका प्रारूप होता है ना, मैं बार-बार बना के देखा। फिर प्रारूप बनाने के बाद एक कंटेंट भी देखना है कि अगर हमें इसने ये कुछ मेंशन कर दिया तो इसके ऊपर हमें कैसे लिखना है। तो उस हिसाब से आप जब लिखेंगे, पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा और आप उसे आसानी से कर पाएँगे। तो ये तो थी मेरी मेंस की, मैंने अपने मेंस का ऑलमोस्ट सब बता ही दिया है। करंट के लिए मैंने मेंस के लिए जो 365 मैगज़ीन होती है, मेंस 365, वो भी फ़ॉलो किया था कुछ पोर्शंस के लिए, और एक मंथली मैगज़ीन तो मैंने फ़ॉलो की ही थी। तो इससे ही मेरा करंट और स्टैटिक पूरा तैयार हो गया था। अब इंटरव्यू पे आते हैं। इंटरव्यू का मेरा एक्सपीरियंस कैसा था? ये मेरा पहला इंटरव्यू था, तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि नहीं मेरा बहुत बहुत ही अच्छा था, कि नहीं मैंने एकदम इम्प्रेस कर दिया ये वो, ऐसा कुछ नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी क्योंकि इंटरव्यू का मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, फर्स्ट इंटरव्यू था, तो ऑफ़ कोर्स मैं बहुत ज़्यादा नर्वस तो थी ही। बट मैंने मॉक दिए थे, तो मॉक से थोड़ी इसमें ये है कि नर्वसनेस कम हुई और जो बोलने में फ्लुएंसी बढ़ी, तो मॉक ने काफ़ी हेल्प करी। और इंटरव्यू में बेसिकली मॉक्स में रहता है कि थोड़े फैक्चुअल ज़्यादा हो जाते हैं मॉक्स में, बट रियल इंटरव्यू और मॉक्स में यही है कि रियल इंटरव्यू में आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, फैक्चुअल कम पूछे जाते हैं। तो आप सिचुएशन, जैसे आप एसडीएम बनोगे, आप डीएसपी बनोगे और आपको एक सिचुएशन दे दी जाएगी, तो आप पर्टिकुलर सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे, इस टाइप की आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मुझसे जो पूछे गए थे वो सिचुएशन बेस्ड थे। इसके अलावा जो मेरा ग्रेजुएशन है और पीजी है वो जियोग्राफी से है, तो मुझसे जियोग्राफी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैंने क्वेश्चंस के जवाब दिए थे काफ़ी, बट ये नहीं है कि मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर किए थे। मैंने सॉरी भी बोला था 2-3 बार, तो ऐसा कुछ नहीं है। इंटरव्यू में जो मेन फ़ोकस होता है ना, वो आपकी ऑनेस्टी होती है। आप खुद को आप जो आपका खुद की पर्सनैलिटी है ना, आप उसे ही दिखाइए। आप कोई ऐसा ना कीजिए कि आप कुछ उन्हें प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ मत कीजिए, क्योंकि जो वहाँ जो इंटरव्यू बोर्ड है, वो बहुत ही हाईली एक्सपीरियंस्ड है। वो आपका झूठ बहुत आसानी से पकड़ सकता है, इसलिए आप कुछ भी ऐसा आर्टिफ़िशियल टाइप ना कीजिए। जो आपकी जो रियल पर्सनैलिटी है ना, आप उसे ही दिखाइए। कोई बात नहीं, आप हिंदी मीडियम से हैं, आप हैं जो भी है, आपकी लैंग्वेज कोई ज़्यादा मैटर नहीं करती है। आप जिस भी मीडियम से हैं, आपकी बात रखना आना चाहिए, और वो भी ऑनेस्टी से। वहाँ पे कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं है कि नहीं हमें बहुत शो ऑफ करना है। शो ऑफ तो बिल्कुल मत कीजिए, आप जैसे हैं बिल्कुल ऑथेंटिक रहिए और अपनी जो रियल पर्सनैलिटी है उसको फ़ोकस कीजिए। और उसके अलावा इंटरव्यू ड्रेस कोड, तो उसके लिए क्या है कि ड्रेस कोड तो वही बॉयज़ के लिए फॉर्मल पैंट सूट, और गर्ल्स के लिए आप सूट भी डाल सकते हैं, साड़ी भी डाल सकते हैं। बट ये है कि ज़्यादातर जो गर्ल्स हैं वो साड़ी ही डालती हैं, लाइट कलर की साड़ी। तो ऐसा नहीं है कि सूट नहीं डालती, मैंने देखा था काफ़ी एस्पिरेंट्स सूट में भी आए थे, तो आप सूट भी डाल सकते हैं, लाइट कलर का एक फॉर्मल सा सूट, और साड़ी भी यही फॉर्मल लाइट कलर की। तो यही था मेरा, मैंने बताया आपको प्रीलिम्स अपना किस टाइप से मैंने किया, और मेंस और अपना इंटरव्यू, मेरा यही एक्सपीरियंस था। अब मैं आपको कुछ जैसे कि मेरी जो ये जर्नी थी उसमें क्या-क्या हार्डशिप्स आई। तो हार्डशिप में सबसे ज़्यादा मैं सबसे पहली बात करूँ कि मुझे एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं था, क्योंकि जो मैंने कोचिंग जॉइन करी थी वो भी कोविड की वजह से मुझे घर वापस आना पड़ा था। तो
वो इनिशियल फेज़ में तो ठीक थी, बाकी जो मेरी यूपी पीसीएस की जो भी जर्नी है वो मैंने सेल्फ स्टडी करी है। तो मुझे ये था कि एक सही गाइडेंस नहीं मिल पा रहा था, ये सबसे बड़ी हार्डशिप थी। इसके अलावा अ, सबके साथ ही होता है डिस्ट्रैक्शन में, वो तो जो भी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं, बेसिकली तो मोबाइल ही है डिस्ट्रैक्शन में मेरे लिए तो ऑफ कोर्स मैं भी डिस्ट्रैक्ट होती थी। मुझे मूवीज़ देखना बहुत पसंद है, तो मैं अपनी कभी-कभी कभी-कभी क्या, मुझे ऐसा लगता था कि मैं ये मूवी देख लूँ, मैं ये देख लूँ, वो देख लूँ, तो इससे क्या है टाइम वेस्ट होता था। बट मैं ये सोचती थी कि नहीं, मुझे पढ़ना है, क्योंकि अपने गोल है ना, जो हमने जो चूज़ किया है उस पे फ़ोकस रखिए। जैसे मैंने किया कि नहीं, मुझे पता था कि मुझे जाना है सिविल सर्विसेज में, और मुझे जो भी डिस्ट्रैक्शन है उसकी तरफ नहीं, और सिविल सर्विसेज को ही फ़ोकस करना है। जब मैंने ये अपना फ़ोकस किया इसको, तो फिर ज़्यादा वो नहीं हुआ, मैंने अपने सुधारा, तो मैं ऐसे डिस्ट्रैक्शन से बची। इसके अलावा बेसिकली यही है, हाँ, कि डिस्ट्रैक्शन में कैसे बचें। और मुझे दूसरा था कि स्टडी मटेरियल मेरे लिए इतना आसानी से अवेलेबल नहीं था। टेस्ट सीरीज़ भी मुझे आसानी से अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने ऑनलाइन ही देखी। फिर जब ऑनलाइन देखी तो मुझे बहुत सारी मिली, और मैंने उन्हें ज्वाइन किया। तो इस तरह से स्टडी मटेरियल के लिए भी मुझे मेरे टाउन में ख़ास मिलता नहीं है, तो मुझे आगरा जाना पड़ता था। तो ये भी वो था कि बाकी तो ठीक है, कंटिन्यूटी नहीं बन पाती है, हम कभी-कभी डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो ये है कि जब मैं अपनी फैमिली के साथ थी, तो डिमोटिवेशन के टाइम पे उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प करी। वो मुझे समझाते थे कि नहीं ठीक है, हो जाएगा, नहीं मन कर रहा है तो ठीक है, बंद करके रख दो थोड़ी देर, 1 दिन मत पढ़ो, 2 दिन मत पढ़ो, फिर अपने आप रियलाइज़ होगा कि नहीं, हमने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। तो ऐसे करके अंदर से ही होगा कि नहीं, अब पढ़ लो, बहुत टाइम वेस्ट हो गया, इतने दिनों में तो हम बहुत कुछ कंप्लीट कर सकते थे। तो ऐसे करके आप मोटिवेट रह सकते हैं। और इसके अलावा मैं एक टॉपिक पे और बात करना चाहूँगी, उसके बाद आप अपने कमेंट्स बताइए। अ, ठीक है, कमेंट आ रहा है कि आंसर राइटिंग कैसे की जाए मैम, प्लीज़ टेल। आंसर राइटिंग इनिशियली तो आप शुरू कर रहे हैं जब आप थोड़ा बहुत पढ़ लें अच्छे से, कि आप जो भी सिलेबस के पॉइंट्स हैं उनसे गो थ्रू हो जाइए। आप उनसे गो थ्रू हो जाएंगे तो आपको ये है कि आप आपके पास कुछ होगा, आपके पास कंटेंट होगा कि आप उसे लिख सकें अपनी कॉपी में। तो आप उनसे पहले गो थ्रू हो जाइए, उसके बाद आप आंसर राइटिंग करना शुरू कीजिए। और इनिशियली आप पैराग्राफ में लिखें, जैसे भी लिखें आप लिखिए। आप ये मत देखिए मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, कुछ नहीं, आप लिखेंगे। आप जब थोड़ा लिखेंगे ना, 15 दिन लिखेंगे, 1 महीने लिखेंगे, फिर आपको अपने आप दिखेगा सुधार होता हुआ। तो मेरा जो था, मैंने जो आंसर स्टार्ट करती थी वो किसी रिपोर्ट से, किसी डाटा से, या फिर कुछ आंसर में ही पूछा जा रहा है, कोई कीवर्ड चूज़ कीजिए आंसर का, उसी को डिस्क्राइब करते हुए आप लिखिए। जैसे समावेशी समृद्धि या इंक्लूसिव ग्रोथ पूछी जा रही है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये क्या होती है, इसको भी डिफाइन करते हुए आप अपना आंसर लिख सकते हैं। और फिर आप मैंने जो था ना, एक होता है ना रेडीमेड फॉर्मूला टाइप, वो किया था आंसर राइटिंग के लिए। तो जैसे जो कंक्लूज़न है उसके लिए एसडीजी गोल्स आप बहुत अच्छे से याद रखिए। और जब आपको किसी आंसर में नहीं आ रहा है कि कौन सा कंक्लूज़न लिखें, तो आप एसडीजी गोल्स को मेंशन कर सकते हैं, ये काफ़ी ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट्स के कुछ टारगेट्स होते हैं, जैसे कुछ टारगेट्स होते हैं और कुछ स्लोगन टाइप होते हैं, जैसे मेक यूपी नंबर 1, सबका विकास सबका साथ, ऐसे करके जो भी इनके स्लोगन होते हैं, आप उनको अपने उसमें कोट कर सकते हैं, जो कंक्लूज़न होता है उसमें। और गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, जो काफ़ी अच्छा अचीव कर चुकी हैं, उनके टारगेट्स फुलफ़िल हो रहे हैं, आप उनको कर सकते हैं। और बेसिकली मेरा यही था कि जो कंक्लूज़न और जो इंट्रोडक्शन है ना, वो रेडीमेड होना चाहिए। मतलब थोड़ा आप इतना प्रैक्टिस कीजिए, वो प्रैक्टिस करने से आ जाएगा कि आप जो कंक्लूज़न और जो इंट्रोडक्शन है उसमें आप बहुत ज़्यादा टाइम ना लगाएं, वहाँ जब एग्ज़ाम हॉल में आप लिख रहे हो तब। तो इससे क्या है, आपको समय मिल जाएगा, आप अपनी जो मेन बॉडी होती है उस पर आप बहुत अच्छे से फोकस कर पाएंगे और उसको ज़्यादा टाइम दे पाएंगे। तो मेन बॉडी में आप फ्लो चार्ट बनाइए, आप डायग्राम्स बनाइए, मैप्स, मैं बहुत ज़्यादा मैप्स का यूज़ करती थी।
मुझे मुझे ऐसा लगता था कि ऐसा होना ही चाहिए, और हर आंसर में तो आप मैप नहीं बना सकते ऑब्वियसली, बट आप जहाँ भी बना सकते हैं वहाँ आप छोड़िए मत, वहाँ मैप्स तो ज़रूर ही बनाइए। इसके अलावा जो मेन बॉडी है वो पॉइंट्स में ही रखिए, क्योंकि पॉइंट्स में पैराग्राफ में आपको लिखना बहुत पड़ेगा, और आप हो सकता है कि आपके क्वेश्चंस छूट जाएँ, तो आप पॉइंट्स में ही रखिए। फ्लो चार्ट बनाइए आप, जो भी डायग्राम बना सकते हैं, कुछ डायग्राम्स बनाइए, जो भी आप पॉइंट्स दे रहे हैं उसको किसी बॉक्स में बंद करके कर सकते हैं, सर्किल बना के कर सकते हैं, जैसे भी आप करें थोड़ा-सा अलग हो जाए, इस तरह से करिए। और पैराग्राफ में ऐसा नहीं है, पैराग्राफ में भी लिखने से लिखते हैं, बट यही है कि पैराग्राफ में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और वो इतना प्रेजेंटेबल भी नहीं दिखता है, तो क्योंकि जो आप पॉइंट्स में लिखते हैं ना, वो एग्जामिनर जब चेक करेगा तो उसे सारे पॉइंट्स अलग से दिख जाएंगे, तो ये है। और इसके अलावा आप हाईलाइट भी कर सकते हैं पॉइंट्स को, जो भी है आप अपने जो भी आपको कन्वीनियंट लगे उस हिसाब से कर सकते हैं। मैं तो ऐसे ही करती थी। और आंसर फ्रेमिंग तो यही है कि आप सबसे पहले इंट्रो, 3-4 लाइन का इंट्रो, उसके बाद मेन बॉडी, और फिर कंक्लूजन पे आप तीनों पे बहुत अच्छे से फोकस कीजिए। जैसा मैंने पहले ही बताया, एक रेडीमेड स्ट्रक्चर रेडी करके रखिए, आप इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि जब एग्ज़ाम हॉल में आप लिखें तो आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। और उसके लिए जो यूपीएससी के पीवाईक्यू है ना, मैंने जो शिल्पी का था एक पीवाईक्यू, वो बस उसमें क्वेश्चन होते हैं यूपीएससी का, और यूपीपीसीएस का भी 2018 से मैंने लगाया था। और पीसीएस वाले पे आप फोकस कीजिए, स्पेशली एथिक्स में। एथिक्स में आप देखेंगे कि जो यूपीएससी के पीवाईक्यू है ना, वो पीसीएस में काफ़ी पूछे जाते हैं, तो आप इसके लिए कर सकते हैं। बाकी अब आप बताइए कमेंट्स में आपको क्या जानना है, उसमें मैं थोड़ा सा बताती हूँ। सबसे ज़्यादा फोकस किस पे कर सकते हैं? बेसिकली प्रीलिम्स होता है वो तो उसके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं, ऑफ कोर्स उस पे ही फोकस करना है, तो उसके लिए आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कीजिए। आपने जितना भी पढ़ा है आप टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से खुद चेक कर सकते हैं कि आपने एक्चुअल में कितना रिटेन करा है, तो इसके लिए टेस्ट सीरीज़ ज़रूरी है, तो प्रीलिम्स में आप उस पर फोकस करें, और मेंस में भी टेस्ट सीरीज़ पे बिल्कुल फोकस करें, जितना हो सके उतना ज़्यादा लिखें। पढ़ने से भी ठीक है, पढ़िए, बट ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए भी, तो आप मेंस में बहुत ज़्यादा आंसर राइटिंग करें। स्पेशली जो यूपीएससी और यूपीपीसी दोनों के पीवाईक्यू है ना, आप उनको फोकस कीजिए। तो ठीक है, मेंस में तो यही है। इंटरव्यू में तो पर्सनालिटी भाई एक दिन में तो डेवलप होती नहीं है, आप पढ़िए, जैसे जैसे आप पढ़ेंगे आप पर्सनालिटी अपने आप ग्रो होती जाती है, और तो उसके लिए तो वो तो एक लॉन्ग प्रोसेस होता है। पर्सनालिटी तो अपनी डेवलप कीजिए। क्या है मैम, अगर हम पीएससी का फाउंडेशन करते हैं कोचिंग में तो यहाँ हेल्पफुल होगा, और क्या? देखिए, कोचिंग की जहाँ तक बात है तो मैंने तो कोचिंग इसलिए ली थी क्योंकि मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं था, और ना ही तब यूट्यूब इतना यूट्यूब पे भी इतना गाइडेंस नहीं था, तो इसलिए मैंने कोचिंग जॉइन करी थी। बाकी कोचिंग इतनी मैंडेटरी तो नहीं है, आप अगर अब तो ऑनलाइन भी बहुत कुछ अवेलेबल है, आप ऑनलाइन कर सकते हैं, और कोचिंग ठीक है। बाकी मुझे लगता है अब तो ऑनलाइन भी की जा सकती है, क्योंकि जो पीसीएस है ना वो तो मैंने ऑनलाइन ही करा है, और जो मेरा जो टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी ऑनलाइन ही थी, तो आप ऑनलाइन फोकस कर सकते हैं। रिवीजन कैसे किया जाए? ओके, रिवीजन के लिए क्या है कि मैं तो जैसे करती थी, प्रीलिम्स करना है तो मैं एक सब्जेक्ट लेती थी, और उसको अपना जो जो भी मेरे रिसोर्सेज हैं मैं उनको एक गो थ्रू हो जाती थी। पहले पहले एक बार पढ़ा, फिर दूसरी बार पढ़ा, फिर क्या है, आप जब ऐसे बार बार कंटिन्यूसली रीडिंग लगाते हैं ना, तो बहुत सारे आप पॉइंट्स हैं वो आपको ऐसे ही याद हो जाते हैं, और जो आपका रिवीजन का टाइम है वो भी कम हो जाता है। तो रिवीजन तो आपको करना ही पड़ेगा, बार बार पढ़िए, उससे आपका हो जाएगा। अ, आपने कौन सी कोचिंग की थी? मैंने आगरा से कोचिंग की थी, बाजीराव करके है आगरा में एक कोचिंग, मैंने वो ज्वाइन करी थी। और कोई कमेंट्स? और आपको कुछ जानना हो तो प्लीज़ बताइए, जिस टॉपिक पे मैं आपको बता सकूं। ये कुछ बताइए प्लीज़, कमेंट कीजिए आपको कुछ जानना हो तो। आई थिंक मैं सब बता चुकी हूँ, क्लियर हो चुकी हूँ ऑलमोस्ट।
चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली हैं। नोट्स के लिए मैं ये कहूँगी, हाँ बिल्कुल अपने शॉर्ट्स नोट्स बनाइए। आप जो भी पढ़ते हैं उसको बार-बार आपको रिवाइज़ करना है। आप बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज़ के पीछे मत भागिए। जो भी आपके रिसोर्सेज़ हैं उनको कंसाइज़ कीजिए। आप ज़रूरी है कि एक चीज़ को 10 जगह से पढ़ने की बजाय कि आपको एक ही रिसोर्स से 10, 1 या 2 रिसोर्सेज़ से 10 बार पढ़ें। तो क्या है कि वो आपको ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मैम यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वालों को यूपीपीसीएस में अच्छी रैंक होगी। हाँ, दोनों यूपीपीसीएस और यूपीएससी का सिलेबस में ऑलमोस्ट पॉइंट्स मिलते हैं, तो ऐसा तो है ही है कि जो कवर हो जाता है काफ़ी ज़्यादा, इसलिए वो हेल्पफुल तो होता है उनके लिए, यूपीएससी वालों के लिए। हाँ, मेंस के लिए टेस्ट सीरीज़ मैंने ऑनलाइन ही करी थी। आंसर राइटिंग ग्रुप भी जॉइन करी थी मैंने, तो मैं आंसर लिखती थी, वो लोग रिव्यू भी देते हैं। तो इस तरह से मैंने टेस्ट सीरीज़ भी जॉइन करी, आंसर राइटिंग ग्रुप भी जॉइन करे, और मेंस के लिए तो यही था मेरा। मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया पीवाईक्यू पे। मैंने बार-बार पीवाईक्यू करे और बहुत ज़्यादा आंसर राइटिंग करी। अगर मेंस में अच्छे से कॉन्सेप्ट करते हैं, मेंस की बुक लिस्ट मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको। हिस्ट्री कैसे कवर करें, हिस्ट्री के लिए मैंने एक सेकेंड, हिस्ट्री के लिए मैंने पहले ही बताया कि आर.एस. शर्मा एंशिएंट के लिए करी थी मैंने, और जो सतीश चंद्रा वो मिडवल के लिए कर सकते हैं, और बिपिन चंद्रा स्पेक्ट्रम, नेशनल मूवमेंट और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए कर सकते हैं। तो यही है, तो आप अच्छे से पढ़ाई करिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। काफ़ी गर्मी हो रही है यहाँ, मैंने फ़ैन ऑन नहीं करा, तो ठीक है। यूपीएससी अच्छे से यूपीपीसीएस फोकस करिए। यूपीएससी टाइम प्लेटफॉर्म का धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इनवाइट करा और मैं आपसे इंटरेक्ट कर पाई। तो हाउ टू कॉन्टेक्ट यू मैम, तो मैं सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं _रोहिणी बाई से। और हाँ, घटना चक्र तो बिल्कुल मैंने घटना चक्र करी थी, और घटना चक्र काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप पूर्वालोकन करिए, क्योंकि जो काफ़ी रिव्यू आप खुद देखेंगे कि काफ़ी वो होते हैं, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आप इस पर फोकस करिए। सोर्स तो मैंने पहले ही बता दिए हैं। आंसर राइटिंग की कॉपी मैं सर से बात करूँगी, अगर ये सर प्रोवाइड, मैं सर को भेज दूँगी, अगर सर प्रोवाइड कर सकें तो करवा दें सर। मैम आपकी हाँ, मेरा मीडियम हिंदी था, मैंने हिंदी मीडियम से किया है। तो और आप करिए जल्दी जल्दी कमेंट्स, मैं देख लूँ फिर। हाँ, आंसर कॉपी मैं सर से पूछूँगी, सर अपने सर का कोई टेलीग्राम चैनल हो उसके थ्रू सर प्रोवाइड कर सकें तो सर करवा देंगे। मेरी जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैंने बताया पहले ही कि ठीक था। ऐसा तो नहीं कह सकती मैं बहुत ज़्यादा एकदम इम्प्रेस ही हो गया वो बोर्ड ऐसा तो मुझे नहीं लगा। बाकी अब मार्क्स आने पे ही पता चलेगा। मैं कह सकती हूँ मेरा ठीक ठीक था। डिस्ट्रैक्शन से तो यही है, जो मोबाइल है उससे ही आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो आप उससे थोड़ा दूरी बनाइए। और मैं सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती थी, बाकी इसलिए मेरा उससे थोड़ा कम ही डिस्ट्रैक्ट हुई मैं। यही है कि आप मोबाइल को कम टाइम देंगे तो आप अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा ज़्यादा टाइम दे पाएंगे। और कुछ बताइए। पढ़े हुए को भूल ना जाए इसके लिए क्या करना? अच्छा, ये तो यही है कि आप बार बार रिवाइज़ करिए। जितना ज़्यादा आप रिवाइज़ करेंगे उतना ही हेल्पफुल रहेगा। और ये है कि आप जो भी भूल रहे हैं ना, आप उसको एक पेपर पर नोट करिए और आप उसको बार बार देखिए, उन टॉपिक्स को, उन पॉइंट्स को। तो कितने ईयर लगे? तो मेरा 2020 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था, और उसके बाद से ही मैं लगी हुई थी सिविल सर्विसेज में। मैंने यूपीएससी के लिए भी दिया,
और इस बार मेरा PCS में हो गया। DSP का वर्क यही है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन करना है। बाकी यही है कि जो भी देखती हूँ, अभी तो मुझे भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जाएंगे ट्रेनिंग पे तब पता चलेगा। SDM के लिए जी बिल्कुल, मैं SDM के लिए कर रही हूँ और देखते हैं अब। इंस्टा ID _रोहिणी बाई है मेरी। ट्रेनिंग ये तो नहीं पता, ट्रेनिंग की ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, बट हाँ अम्बेडकर अकेडमी है जो मुरादाबाद में, वहाँ पे ट्रेनिंग होती है। लगभग इसका पीरियड है वो 1 ईयर का है। 1 ईयर ट्रेनिंग होती है और अभी ट्रेनिंग पे जाएंगे तब देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। पॉसिबल हो तो ग्रुप स्ट्रेटजी ओके, बताती रहूँगी स्ट्रेटजी। बिल्कुल, आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, डेली स्टडी शेड्यूल में ये था कि मैं ऐसा कुछ नहीं प्लान करती थी कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है आज या मैं, क्योंकि मैंने घर पे रह के तैयारी करी तो मैं अपना सुबह यही है कि 8 से 9 बजे तक मैं अपना फ्री हो जाती थी और फिर मैं पढ़ने बैठ जाती थी और अपना जब तक मेरा मन लगता था उस हिसाब से मैं पढ़ती थी। और ये नहीं था कि मुझे घंटे इतने ही घंटे पढ़ना है, मैं अपना एक टारगेट बनाती थी कि आज मुझे ये सब्जेक्ट रिवाइज करना है। तो और इस तरह से मैं अपना रिवीजन करती थी। करंट अफेयर्स के लिए, प्रीलिम्स के लिए यही है कि कोई यूट्यूब चैनल आप फॉलो कर सकते हैं, मैंने भी करा था। और आप कोई मैगज़ीन फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा जो ईयरली जो आई दृष्टि आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने लास्ट ईयर भी फॉलो करी थी, इस ईयर भी फॉलो करी, तो मुझे काफ़ी बेनिफिशियल लगी, तो आप उसको कर सकते हैं। घटनासार भी ठीक है, मैंने उसको करा है, घटनासार भी कर सकते हैं आप। पढ़ाई में मन कैसे लगा? पढ़ाई में मन तो भाई आपने इतना अ, अच्छा गोल बनाया है, आपने ये सिविल सर्विसेज चूज़ करी है, तो आप ऐसे ही मोटिवेट रहिए कि बहुत से बच्चे इस फील्ड में कहाँ आना चाहते हैं। तो आपने इतना बड़ा गोल बनाया है तो बिल्कुल आप अचीव करें, यही आपका मोटिवेशन होना चाहिए, इसी से आपकी पढ़ाई में मन लगा रहेगा। मैम हम लोग एज मेंटर आपको, हाँ बिल्कुल, मैं जुड़ी रहूँगी आप लोगों से। जब आप लोग को मेरी जो भी हेल्प चाहिए होगी मेंटरशिप में, मैं आपकी हेल्प कर दूँगी। जो भी प्रॉब्लम हो आपसे, बिल्कुल आपकी जो भी जैसी भी प्रॉब्लम हो आप अभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने अगर कुछ छोड़ दिया हो, आपसे जिस टॉपिक पे बात ना कर पाई हो, तो आप मुझे अभी भी पूछ सकते हैं। और फिर प्लान बी, अच्छा मेरे अभी मेरा कोई प्लान भी ऐसा नहीं था, क्योंकि मेरे अटेम्प्ट तो ज़्यादा हुए नहीं थे, तो मुझे पता था तो मैं निकाल लूँगी इसको, क्योंकि इसलिए मैंने प्लान बी तो नहीं रखा था। बट हाँ ये था कि इसके अलावा मैंने ये सोचा था कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मैं कर सकती हूँ। मैं B.Ed भी कर रही थी इस ईयर, तो यही था प्लान बी। मेरा 12th रिजल्ट में फ़ोटो चेंज हो, सॉरी मैं आपकी इस प्रॉब्लम को तो नहीं बता सकती, इसका मुझे पता नहीं, आइडिया नहीं। 12th रिजल्ट में फ़ोटो चेंज हो गया है, तो सॉरी मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं। तो ठीक है, धन्यवाद आप सभी का, आपने इतना अपना प्रीशियस टाइम मुझे दिया। और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइटर फ्यूचर। आप मेहनत करते रहिए और यही है कि आप लगे रहिए, अपना मोटिवेशन हाई रखिए। आपने सिविल सर्विसेज को चूज़ किया है तो ये तो है ही है, आपको पता है कि ये आसान नहीं है, तो आप मेहनत करते रहिए। और वंस अगेन ऑल द वेरी बेस्ट, आप मन लगा के पढ़िए। तो ठीक है, अब मैं इस सेशन को ख़त्म करती हूँ। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, बाय बाय।